आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे रिएक्ट रेंडर के बारे में कि ये कैसे काम करता है और हम इसको कैसे इम्प्रूव यूज कर सकते हैं अपनी रिएक्ट ऐप को इम्प्रूव करने के लिए। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम देखेंगे व्हाट इज री रेंडरिंग और उसके कॉमन परफॉर्मेंस प्रॉब्लम्स और उनके फिक्सेस। So what is re-rendering? Re-render means React calls your component function again to calculate the new UI. So होता क्या है कि जो आप फर्स्ट टाइम रिएक्ट एप्लीकेशन रन करते हैं, इट रेंडर्स योर एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम जब कोई चेंज आती है, आप कोई ट्रिगर करते हैं, कुछ भी करते हैं एप्लीकेशन के अंदर, तो उस वक्त वो री रेंडर होता है। वो आपके रिएक्ट कंपोनेंट को कॉल करता है। रिएक्ट कंपोनेंट जो भी कैलकुलेशन होती है, न्यू यूआई की कैलकुलेशन है या कोई किसी किस्म की कैलकुलेशन है, वो करके आपको रिस्पॉन्स करता है। जो आपको रिटर्न रिस्पॉन्स आता है, रिएक्ट उसको कंपेयर करता है विद फर्स्ट रेंडर। जो आपकी एप्लीकेशन लोड होती है फर्स्ट टाइम, उसके रेंडर के रिजल्ट के साथ कंपैरिजन करता है, और जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को वो डॉम के अंदर चेंज मैप कर देता है। उसकी जस्ट स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन, अगर मैं ट्रिगर करूं री रेंडर, इट विल गेट द रिस्पॉन्स फ्रॉम कंपोनेंट, इट विल डू द कंपैरिजन एंड डू द अपडेट ऑन द डॉम। सो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, ये इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमें देखना है कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हम इसको इसको समझने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, हम अपने एप्लीकेशन के अंदर री रेंडरिंग कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो री रेंडरिंग होती कब है आपके एप्लीकेशन के अंदर? री रेंडरिंग मेनली चार रीजंस की वजह से होती है। नंबर वन, स्टेट चेंज। जब भी आपकी स्टेट का वेरिएबल कोई चेंज होता है, जो भी चाइल्ड कंपोनेंट उसको कंज्यूम कर रहा है, वो री रेंडर हो जाएगा। नंबर टू, प्रॉप्स चेंज। आप कोई भी वैल्यू आप चिल्ड्रन को पास कर रहे हैं और वो प्रॉप चेंज होता है, तो चिल्ड्रन री रेंडर करता है। नंबर थ्री, आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज। कॉन्टेक्स्ट चेंज के अंदर मेनली आपको अंडरस्टैंड इस चीज का पता होगा कि ग्लोबल स्टेट भी होती है आपकी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर। इनिशियली हम रिडक्स को यूज करते थे, अभी हमारे पास कॉन्टेक्स्ट एपीआई अवेलेबल है, तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट स्टेट समझ लें, जहां पे आप ग्लोबली चीजों को रखते हैं और उसको मल्टीपल चिल्ड्रन के अंदर यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं। जब भी आपके कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई वैल्यू अपडेट होगी, तो जो भी कंपोनेंट आपका चिल्ड्रन कंपोनेंट उस वैल्यू को यूज कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली री रेंडर करेगा। सो नंबर फोर, वी हैव when our parent re-render, children का parent re-render करता है, तो children automatically re-render करता है जब तक हम उसे मेमोराइज नहीं करें। कॉमन परफॉर्मेंस प्रॉब्लम जो हमारे पास आती है, नंबर वन, चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। आप स्टाइल ऑब्जेक्ट देख लें, आप क्लिक हैंडलर देख लें, तो जब आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं, हर रेंडर के ऊपर उसको फील होता है कि ये प्रॉप चेंज हुआ है। बेसिकली स्टाइल का जो वैल्यू है वो तो एक प्रॉप है ना चाइल्ड कंपोनेंट को, तो वो ऐसा अज्यूम करता है जैसे ये प्रॉप चेंज हुआ है। इस प्रॉप चेंज होने की उसको कैसे पता चलता है कि वो क्यों समझता है कि ये प्रॉप चेंज हुआ है? क्योंकि जब भी आप ऑब्जेक्ट पास करते हैं, इसकी रेफरेंस वैल्यू अपडेट होती है आफ्टर एवरी रेंडर। सो जब रेफरेंस वैल्यू अपडेट होती है मेमोरी में, तो वो इसको यूज कंसीडर करता है आपकी प्रॉप चेंज। रिजल्ट में आपका अननेसेसरी री रेंडर होता है। इसी तरह आपका इनलाइन फंक्शंस हैं, जब आप इनलाइन फंक्शन पास करते हैं किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट को, वो भी एज अ ऑब्जेक्ट ही ट्रीट कर रहा होता है। उसका रेफरेंस उसको लगता है कि चेंज हो गया है, जिसकी वजह से अननेसेसरी री रेंडर हमारे पास आ जाता है। नंबर थ्री, हमारे पास जो है ये परफॉर्मेंस हिट से मुतालिक है। जब हमारे पास हैवी एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस होती हैं, लाइक आपकी फिल्टरिंग होती है, सॉर्टिंग होती है, यूआई की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप फ्रेम रेट्स वगैरह कुछ भी आप कैलकुलेट करें, तो वो परफॉर्मेंस हिट होता है आपके हर रेंडर के बाद। सो हम क्विकली देख लेते हैं हमारे पास जो सिंपल वर्जन है, प्रॉब्लमेटिक वर्जन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बटन है, मैंने पेरेंट कंपोनेंट में रखा है। उसके चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं डैशबोर्ड, स्टैट, एनिमेटेड काउंटर और प्रोडक्ट इन्वेंटरी टेबल। तो जब भी मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, आपने देखा होगा थोड़ा सा डिले आया है, फ्रेम टाइम कैलकुलेशन हुई है, और उसके बाद यहाँ कंप्यूटेशन भी उसने कैलकुलेशन किया, और ये भी उसने फिल्टर टाइम भी रिकैलकुलेट किया। आपने देखा यहाँ पे 50 था, अभी 11.40 ms हो गया। ये भी चेंज हुआ और ये भी चेंज हुआ। लेट मी इंक्रीमेंट अगेन एंड हियर इज 0.70 ms। सो इफ यू आल्सो चेंज द थीम के चेंज में भी उसने जो है आपके फ्रेम कैलकुलेशन दोबारा की है, कंप्यूटेशन दोबारा की है, और आपके पास जो है आपका टेबल की इन्वेंटरी भी उसने कैलकुलेशन दोबारा की है। सो हियर वी हैव द कंसोल लॉग टू अंडरस्टैंड। मैं अगर इंक्रीमेंट करता हूँ, देखो कितने ज्यादा जो है उसने लॉग्स ऐड किए हैं। सो फर्स्ट क्या हुआ, ऐप रेंडर हुई, चाइल्ड पैनल रेंडर हुआ, चाइल्ड पैनल के अंदर फिर उसने 2 टाइम रेंडर किया, एक्सपेंसिव ब्लॉक रेंडर हुआ, जो कि यहाँ पे एक्सपेंसिव कैलकुलेशन 2 टाइम रेंडरिंग हुई, फिर एनिमेटेड काउंटर जो था वो आपका 2 टाइम रेंडर हुआ,
एनिमेटेड काउंटर के अंदर स्टैट है वो 2 टाइम रेंडर हुआ। फिर उसके बाद प्रोडक्ट टेबल, लेट मी जस्ट जूम इन। तो प्रोडक्ट टेबल जो कि हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इंक्रीमेंट काउंट किया था। इंक्रीमेंट काउंट करने के बदले में हमारा प्रोडक्ट टेबल भी रेंडर हुआ। उसके बाद फिर स्टैट कार्ड भी हमारा 3 दफा रेंडर हुआ। कितनी दफा हुआ? 6 दफा ऑलमोस्ट, क्योंकि 3 आइटम्स है, 2-2 दफा रेंडर हुई। तो फिर हमारे पास ये जितनी आइटम है इसके अंदर शो हो रही है, मेरा ख्याल है ये 10 आइटम्स है, तो ये 20 टाइम्स रेंडर के लॉग शो कर रहे हैं। तो फिर एनिमेटेड काउंटर रेंडर और दोबारा से जो है स्टैट्स, ये सारी रेंडरिंग हुई है जस्ट अपॉन वन क्लिक। लेट मी द स्टेप्स अगेन। मैं इंक्रीमेंट काउंट वंस अगेन, सो यू सी हाउ मेनी लॉग्स वी सी। हमारे पास अगेन इतने ज्यादा लॉग्स, ये लॉग्स बेसिकली ऐड किए हैं ताकि आपको दिखाया जा सकता है जब भी कोई कंपोनेंट री रेंडर या चेंज होता है, री रेंडर होता है, आप वो देखो कि हमारे पास उसके लॉग्स आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब अगर मैं इनको रीसेट कर देता हूँ और मैं टीम टॉगल टॉगल करता हूँ, अगेन हम देख रहे हैं इतने ज्यादा लॉग्स हमारे पास आ रहे हैं। तकरीबन हर कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है। तो ये जो जितने भी इश्यूज हम देख रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं हमने इसको अच्छी तरह ऑप्टिमाइज नहीं किया, अच्छी तरह हमने अंडरस्टैंड नहीं किया री रेंडरिंग होती क्यों है, इसको कैसे अवॉइड करें। लेट्स मूव बैक टू द ट्यूटोरियल। हम जो बात कर रहे थे, हमारे पास जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन जो सॉल्यूशंस हैं। ऑप्टिमाइजेशन सॉल्यूशंस के अंदर हम ये रिएक्ट मेमो यूज कर सकते हैं, यूज मेमो यूज कर सकते हैं। विल सी हाउ दिस बेनिफिट्स। बेसिकली जो है, लेट्स गो इनटू दिस राइट नाउ। रिएक्ट मेमो क्या है? जो आपका कंपोनेंट है, अगर इसका प्रॉप चेंज होता है और ये री रेंडर होता है चाइल्ड कंपोनेंट, और अगर आप इसको रिएक्ट मेमो के अंदर पुट कर देते हैं और आपका पेरेंट कंपोनेंट री रेंडर करता है, तो चाइल्ड कंपोनेंट रेंडर नहीं करेगा, क्योंकि वो मेमोराइज किया गया है। ये उस टाइम तक री रेंडर नहीं करेगा जब तक इसका चाइल्ड का कोई प्रॉप चेंज नहीं होगा। इसी तरह यूज मेमो हम यूज करते हैं किसी हैवी एक्सपेंसिव कैलकुलेशन को जो है स्टोर करने के लिए। जैसे कि हम डेटा फिल्टर, यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो रही है हैवी, हम कह रहे हैं जब तक डेटा चेंज ना हो तब तक इसको रीरन नहीं करना, जो रिस्पॉन्स आ गया हमें वही चाहिए। तो ये हैवी एक्सपेंसिव कैलकुलेशंस को कैशे करता है। उसके बाद हमारे पास यूज कॉल बैक है। ये हमारे फंक्शन के रेफरेंसेस को कॉल जो है मेमोराइज करता है। इसके फंक्शन के रेफरेंसेस को जब हम मेमोराइज करते हैं या कैशे करते हैं, तो ये रीरन नहीं होता हर रेंडर। तो हमारे पास स्टेबल फंक्शन रेफरेंस में, सो इसका एक गोल्डन रूल भी है, ओनली ऑप्टिमाइज व्हेन यू हैव अ परफॉर्मेंस प्रॉब्लम। आपके जब इतनी बेसिक एप्लीकेशन हो तो उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन, ओवर ऑप्टिमाइजेशन या प्री ऑप्टिमाइजेशन नहीं करने लग जाना। सिर्फ उस टाइम ऑप्टिमाइज करें जब आपको लगे कि आपके पास जो है एप्लीकेशन लैग कर रही है, और एप्लीकेशन लैग करने का सबब आपके जो है आपके कोड स्मेल है, और उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। कोड स्मेल अभी हम देखते हैं, और कुछ कोड स्मेल्स होते हैं उसको हमने तो शुरू से ही अवॉइड करना होता है, और कुछ जो है वो आपके सिर्फ आप ऑन द वे भी इम्प्रूव कर सकते हैं अगर आप किसी बॉटलनेक को हिट करें। दोस्तों, हम अभी देखते हैं इसका प्रीवियस और आफ्टर वर्जन। जो हम देख रहे थे, हम पहले बिफोर वर्जन बिफोर वर्जन के अंदर हमारे पास ऐप है। ऐप के अंदर आप देख सकते इनलाइन ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करें, ये किसी स्टेट के अंदर नहीं है, ये इनलाइन है। जब भी ये रेंडर करेगा इसका रेफरेंस चेंज होगा। चेंज कंसीडर होने की वजह से जहां पे भी ये कंज्यूम हो रहा है वो री रेंडर पड़ा है। एक इनलाइन ऑब्जेक्ट्स के क्या होता है, ये भी एज ऑब्जेक्ट ट्रीट होता है। तो जब भी ये रेंडर करेगा, ये इसका प्रॉप इसको फील ऐसे ही फील होगा जैसे ऑब्जेक्ट का चेंज हुआ है, और वो री रेंडर करेगा। यहाँ पे अभी आप देखोगे, दिस इज एक्चुअली द चाइल्ड पैनल, द रिएक्ट कंपोनेंट इनलाइन हैंडलर पास जहाँ पे कर रहे हैं, और ये इसका इम्पैक्ट करता है। जब भी आपका री रेंडर होता है, जब भी आपका कंपोनेंट रेंडर होता है, वो इसे एज अ न्यू रेफरेंस ट्रीट करता है, इसकी वैल्यू को समझता है वो चेंज हुआ है, जिसकी वजह से चाइल्ड कंपोनेंट को री रेंडर करता है। तो यहाँ पे ये था हमारा बिफोर वाला। लेट्स लुक इनटू द चाइल्ड पैनल। चाइल्ड पैनल के अंदर भी वही कोड स्मेल्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं, और एक्सपेंसिव कैलकुलेशन देख लो, हम कोई इनको मेमो नहीं कर रहे, कहीं पे भी इनकी कैशे नहीं कर रहे, इसकी वजह से जब भी ये यूज होगा, यहाँ पे ये यूज हो रहा है, जब भी ये रेंडर होगा, ये हर दफा ये कैलकुलेशन रन करे, तो कैलकुलेशन रन करने की वजह से इम्पैक्ट आएगा, परफॉर्मेंस हिट होगी। इसी तरह अगर आप देखो यहाँ पे एनिमेटेड काउंटर के अंदर हम ना एनिमेशन इसके जो है, हम ये वैसे ही हमने एक कैलकुलेशन या हैवी एनिमेशन कैलकुलेशन सेट कर रखी है ताकि हम इसका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट इसमें आ सके, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट शो कर सके। तो यहाँ पे भी वही कोर्स मैल है, लेकिन अगर हम इसको अभी
आफ्टर वर्जन देखें जो जिसके अंदर हमने चेंजेस किए हैं। मैं गो टू द आफ्टर वर्जन ऑफ द आफ्टर वर्जन के अंदर आप देख सकते हो हमने कॉन्स्टेंट्स को कंपोनेंट से बाहर मूव कर दिया है। नॉर्मली ये आप डिफरेंट फाइल में रखते हैं, वहां से एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हम जो थीम वेरिएबल है उसमें यूज मेमो करके उसको कैशे कर रहे हैं। जब तक हमारा थीम चेंज ना हो हमारी करंट थीम के वैल्यू सेम रहेगी, ये कैशे में आ जाएगा। और नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास थीम्स वेरिएबल्स हैं हम उनको भी मेमोराइज कर रहे हैं यूज मेमो की हुक के यूज मेमो हुक के साथ। और ऐसा है कि जब तक करंट थीम चेंज नहीं होगी हमारे पास इसका ये रन नहीं करेगा। फर्स्ट टाइम ये रन करेगा, सेकेंड टाइम ये जब भी इसको रीड करेगा ऐसे ही रीड कर लेगा पिछला जो इसके बाद रिस्पॉन्स होगा, अनटिल जब तक करंट थीम वेरिएबल चेंज नहीं होता। अब बिलो आप देख सकते हैं हमने एक हैंडलर जो था पहले हम इनलाइन पास कर रहे थे, अभी उसको हमने डिफाइन किया हुआ है। और यहाँ पे हम यूज कॉल बैक यूज कर रहे हैं। कॉल बैक का भी यही है कि आपकी ये इनलाइन आपके जो हैंडलर्स हैं जो फंक्शंस हैं उनको कैशे करता है, ये आपके रीरन नहीं करता। इतने बेसिक फंक्शंस को कॉल बैक में पुट करने की जरूरत नहीं होती। गोल्डन रूल को याद रखना है, जब तक आप परफॉर्मेंस हिट ना हो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो फॉर द सिंपल मेथड्स लाइक दिस ये अननेसेसरी है, लेकिन हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं डिफरेंस, तो उस हिसाब से इट्स फाइन। यहाँ पे हम इंक्रीमेंट जो फंक्शन है उसको भी कॉल बैक में पुट कर रहे हैं। यहाँ पे ऑन टॉगल थीम है उसको भी कॉल बैक में पुट कर रहे हैं। और जब तक जो है अब ये तो कभी भी रन नहीं करेगा, ये वंस एक दफा एग्जीक्यूट हो गया है बस। ये आप जितनी दफा मर्जी कर लो, इस कंपोनेंट को रेंडर कर लो। मतलब ये जितनी दफा मर्जी आप इसको रेंडर करें इस कंपोनेंट को, ये एक दफा रेंडर होने के बाद कैशे से पिक करेगा अपना वैल्यू कोई भी। यहाँ पे आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हो। हम थीम वेरिएबल्स जो थे पहले हम इसको हार्ड ऑब्जेक्ट में पास कर रहे थे, अभी हम वेरिएबल में पास कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपोनेंट के अंदर जो आपका इनलाइन हैंडलर था, इनलाइन फंक्शन हम जो पास कर रहे थे अभी हमने उसको प्रॉपर प्रॉपर हैंडलर पास कर रहे हैं, जो कि अच्छी अप्रोच। उसके बाद एनिमेटेड काउंटर के अंदर भी हम सिर्फ काउंट पास कर रहे हैं। और प्रोडक्ट टेबल के अंदर भी हम अननेसेसरी चीजें पास नहीं कर रहे जो कि हम पिछले में पास कर रहे हैं, जैसे कि करंट थीम हो गया। और करंट थीम आप देख सकते हो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। करंट थीम नॉर्मली वो आपका रेफरेंस कंटेन करता है कि आपकी करंट थीम क्या है, और उसके बेस पे आपके जो CSS के वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने CSS के वेरिएबल्स को थीम वार्स इसमें पुट किया और उसको स्टाइल में इंजेक्ट कर दिया। ये भी एक अप्रोच है जिसमें आप अपने CSS के वेरिएबल्स को इंजेक्ट करते हैं किसी भी कंपोनेंट में, और उसके जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट है जहाँ पे भी जो क्लासेस कंज्यूम हो रही हैं वहाँ पे उन क्लासेस के अंदर जो CSS के वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं वो उनको ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। खैर ये टॉपिक नहीं है, जस्ट साइड नोट मैंने ऐड कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे PG कलर है, तो इसको हम यूज करें इसके ऐप के अंदर, तो यहाँ में पेरेंट के अंदर हम इंजेक्ट करें तो वो BG कलर वहां से पिक करेगा, यहाँ से पिक कर लेगा। ये थी हमारे आफ्टर इम्प्रूवमेंट्स। और लेट्स सी द हैवी जो कंपटीशन हो रही थी चाइल्ड पैनल के अंदर, यहाँ पे देखें एक्सपेंसिव ब्लॉक जो था अभी हमने उसे जो है यूज मेमो के साथ कैशे कर दिया, और ये एक ही दफा रन करेगा, बार बार रन नहीं करेगा। उसके बाद चाइल्ड कंपोनेंट को भी हम जो है मेमो कर रहे हैं जस्ट टू मेक श्योर इट ओनली रेंडर्स व्हेन दीज टू थिंग्स चेंज, हर दफा रेंडर नहीं करे। तो इसी तरह लेट्स लुक एट द प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल के अंदर भी हमारे पास जो डाटा है, प्रोडक्ट रो, स्टैट कार्ड को भी आप देख सकते हो मेमो कर रहे हैं हम। प्रोडक्ट टेबल के अंदर देख सकते हैं हमारे पास जो कॉल बैक्स हैं, जो हमारे हैंडलर्स हैं हम उनको कॉल बैक में यूज कॉल बैक में ऐड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है स्मॉल वैल्यूज के लिए स्मॉल। और ये है हमारे पास फिल्टर जो कि हैवी फिल्टरिंग होती है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे हमने मेमो किया है जो कि ये रिक्वायर्ड है। ये बार बार आपको फिल्टर करना नहीं पड़ेगा जब तक ये दो चीजें चेंज नहीं करेगा। ये कंपोनेंट जितनी मर्जी दफा रेंडर करे, री रेंडर करे, जब तक ये दो चीजें चेंज नहीं होंगी हमारी रिकैलकुलेशन नहीं करेगा प्रोडक्ट की। इसी तरह हम नीचे स्टैट्स देख सकते हैं, स्टैट्स की हैवी जो है वो कैलकुलेशन करता है, तो इसको भी हमने मेमो में पुट किया ताकि
जब तक हमारी डेप्थ कोई चेंज ना हो इनको, वो एक जो फर्स्ट टाइम रिजल्ट आया वो ही रिजल्ट प्रेजेंट करता रहे। सो नाउ वी विल सी ऑल द चेंजेस व्हिच वी डिड इन आवर एप्लीकेशन। जो भी हमने इम्प्रूव किया था, अभी हमने रिव्यू किया, उसको हम देखेंगे ऑटो आफ्टर ऑप्टिमाइज्ड वर्जन में हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहे हैं। सो दिस इज आवर फर्स्ट टाइम रेंडरिंग व्हेन वी, जब हम फर्स्ट टाइम स्विच करके आफ्टर ऑप्टिमाइज पे आए हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ आवर लॉग। लेट मी जस्ट ओपन इट, मैं इसको एक्सपैंड कर लूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास रेंडर लॉग्स क्या आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास इंक्रीमेंट काउंट है, हमने जैसे पहले किया था हम वो ही रिपीट करेंगे। लेट मी डू द इंक्रीमेंट काउंट। तो आप लोगों ने देखा है हमारे पास इंक्रीमेंट काउंट के अंदर सिर्फ एनिमेटेड काउंटर के अंदर से लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इंक्रीमेंट काउंट की वजह से हमारे पास एक ही कंपोनेंट, एक ही चाइल्ड कंपोनेंट री-रेंडर किया है और कोई कंपोनेंट के ऊपर उसका असर नहीं आया। और आप ये भी देख सकते हैं हमारे पास जो फ्रेम रेट टाइम वगैरह जो है कैश्ड है। अगर मैं इसको इस दफा करूँ, ये थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड है। अगर आप बिफोर में जाएं और इसको देखें, थोड़ा लैग आ रहा है क्योंकि मैंने हैवी कंप्यूटेशन अप्लाई की थी उसके अंदर। सो लेट्स गो बैक टू द आफ्टर। और अगर आप यहाँ पे देखें, हमारे पास जो रिफ्रेश डाटा है इस पे भी हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट रेंडरिंग नहीं आ रही। इसके अंदर से आप कोई फिल्टरिंग कर लें, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कंपोनेंट की रेंडरिंग लॉग्स नहीं आ रहे, सिर्फ प्रोडक्ट टेबल के लॉग्स आ रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमारे पास ये रोज री रेंडर हो रही है। लेट्स डू द फाइनल टेस्ट। हमारा फाइनल टेस्ट था थीम वाला। अब हम थीम चेंज करते हैं तो कोई भी चाइल्ड कंपोनेंट से लॉग नहीं आ रहे। जस्ट क्विकली कंपेयर कर लेते हैं प्रॉब्लम के अंदर। लेट मी रिमूव, इफ आई सेट चेंज द थीम, आपको नजर आएगा हर चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर से लॉग्स प्रिंट हो रहे हैं। ये कंपोनेंट के फाइल्स हैं, फाइल नेम शो हो रहे हैं। अगर आप ऑप्टिमाइज में जाएं, ऑप्टिमाइज के अंदर आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं हमने कैसे डिफरेंट रिएक्ट हुक्स यूज किए हैं, यूज मेमो यूज किया है, यूज कॉल बैक यूज किया है। तो इन सब चीजों ने हमारे पास ये रिजल्ट दिया है। हमारे पास इतना ऑप्टिमाइज लेआउट है जिसमें हम जो भी चेंज करते हैं सिर्फ पर्टिकुलर फाइल, पर्टिकुलर कंपोनेंट ही अपडेट कर रहा है। सो गाइस, दिस इज द पावर ऑफ ऑप्टिमाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग री रेंडर क्या होता है। री रेंडर को अंडरस्टैंड करने के बाद जब आप उसको अप्लाई करते हो चेंजेस को अपनी किसी भी ऐप के ऊपर, तो आप उसको हैवीली ऑप्टिमाइज कर लेते हो। सो ऑलवेज रिमेंबर द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल ये था, नेवर ऑप्टिमाइज लाइक इफ यू आर नॉट हैविंग एनी प्रॉब्लम। सो जब भी आपकी एप्लीकेशन लैग करे और कोई परफॉर्मेंस हिट्स आ रही है, तब आप यूज कर सकते हो। और ऑलवेज यूज रिएक्ट डेव टूल प्रोफाइलर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। इन दिस वीडियो हमने सीखा है री रेंडर क्या होता है, और री रेंडरिंग अगर हो उसको बेहतर कैसे करते हैं, री रेंडरिंग की प्रॉब्लम्स, री रेंडरिंग से एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, और उसको सोल्यूशन उसका भी हमने लाइव इंटरेक्टिव डेमो के अंदर दिखा है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके अपना नेक्स्ट वीडियो की आप रिकमेंडेशन पास कर सकते हैं, कोई ऐसा सजेशन जिससे मैं अपनी वीडियो को मजीद इंटरेक्टिव कर लूँ और अपनी नेक्स्ट वीडियो को मजीद हेल्पफुल कर लूँ आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।